और अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट यूनिट पे आ गए, दैट इज द एजेंसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। अगर आप लॉ ऑफ एजेंसी को देखो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये लास्ट लेग है, जो कि शुरू होता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 182। 85 तो लॉ ऑफ एजेंसी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 182 और ये एंड हो जाता है आपका एट सेक्शन नंबर 238। 238 के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस थे वो डिलीट हो गए और अब वो बन गया है पार्टनरशिप एक्ट। अब आप देखो लॉ ऑफ एजेंसी के अंदर यहाँ क्या रहता है। लॉ ऑफ एजेंसी में अगर आप देखो, ये जैसे मैंने बताया सेक्शन 182 से 238 तक है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस है। एजेंट का क्या मीनिंग होता है, कैसे आप उसको अपॉइंट करते हो, क्या उसकी अथॉरिटी है। फिर एजेंट का भी एजेंट जिसको हम बोलते हैं सब एजेंट। फिर रेटिफिकेशन, ठीक है, कि एजेंट ने अपने अथॉरिटी से ज्यादा काम किया तो उसको आप कैसे रेटिफाई करोगे। फिर रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी, ये आप यहाँ पर पढ़ोगे। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एजेंट एंड what are going to be the impact of the contracts which are entered by the agent with the third party। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। बाय द वे लॉ ऑफ एजेंसी के ऊपर भी कल ही एक केस यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, ठीक है। और वो केस भी कुछ इस तरह से था कि लेट्स से धवल एक ब्रोकर है, ठीक है, और यहाँ पे रौनक ने अपना डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड किसको दिया, धवल को दिया। और धवल ने कुछ उटपटांग ट्रेड्स यहाँ पे कर दिए और सेबी ने धवल को, नहीं, सेबी ने रौनक को शो कॉज नोटिस इशू किया और बोला कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा। तो आप मुझे बताओ, क्या रौनक बच सकता है ये बोल के कि ये ट्रेड्स मैंने नहीं किए, ये ट्रेड्स धवल ने किए? इवन दो वो प्रूफ करा देता है सीसीटीवी सीसीटीवी फुटेज के थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। वो बोलेगा देखो, ये जो मेरा डीमैट अकाउंट है इसमें जो आईपी एड्रेस है वो धवल के कंप्यूटर का है, मेरे कंप्यूटर का नहीं है। जो भी ट्रेड्स हुआ है सब धवल ने किया है। आप बताओ। देखो अगर वो ये सब प्रूव कर भी देगा तो भी वो फंसेगा, क्यों? बिकॉज रौनक यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल, और धवल यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एजेंट की तरह, क्योंकि धवल ने उसको ऑथोराइज किया था, ये दिख रहा है, अथॉरिटी। हाँ, फिर धवल के पास, रौनक के पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैंने उसको नॉर्मल बाय सेल करने के लिए दिया था, उसने जो ये सब एक्टिविटीज करी है दैट इज बियॉन्ड द अथॉरिटी, राइट, दैट इज बियॉन्ड द अथॉरिटी, जिसको कि मैं अब रेटिफाई नहीं करता हूँ, इसने उठ पटांग। तो सेबी आपको फिर बोलेगा अच्छा, अगर आप रेटिफाई नहीं करते तो जब ये ट्रेड्स इसमें हुए थे तो आपने उसको शो क्यों नहीं किया? आपको हमारे पास आना चाहिए था कि देखो धवल को मैंने अलाउ किया था ये 5 ट्रेड करने को, इसने ये 5 के अलावा यहाँ पर 4 ट्रेड्स और एक्स्ट्रा किए हैं, ये 4 ट्रेड्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तब तो आप मेरे पास आए नहीं, अब आप आ रहे हो तो नॉट अलाउड। डज दिस मेक सेंस, ये वाला पॉइंट? राइट, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स है। तो ये आज जो आप पढ़ोगे एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला, ये सिर्फ आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं है, ये अदरवाइज भी अगर आप देखो तो प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा यूज होता है और काफी बार आप इसको यहाँ पर चेक करोगे। अब देखो, द रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन वन पार्टी हु इज द एजेंट इज ऑथराइज्ड बाय अनदर पार्टी, जो कि क्या है, प्रिंसिपल। किसके लिए? टू एक्ट ऑन हिज और हर बिहाफ, ठीक है, आप उसके बिहाफ में काम करो। सच रिलेशनशिप्स आर इनिशिएटेड व्हेन वन पार्टी डिजायर्स टू एक्सटेंड हिज और हर एक्टिविटी बियॉन्ड हिज प्रेजेंट लिमिट्स और द कैपेसिटी। मैं मुंबई में हूँ, मैं सिर्फ मुंबई में नहीं रहना चाहता, मैं मुंबई के बाहर भी जाना चाहता हूँ, तो सर टिकट कटा लो। अरे नहीं, वैसे नहीं, मतलब मैं मुंबई में भी रहना चाहता हूँ, मैं मुंबई के अलावा भी अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप उस सिटी के अंदर एजेंट अपॉइंट कर दो। जैसे मैं अभी मुंबई में हूँ, अभी लास्ट वीक जब मैं बैंगलोर में गया था तो मैं बोला यार मेरे को बैंगलोर के अंदर भी प्रेजेंस फील करवाना है, मैं चाहता हूँ बैंगलोर के अंदर भी मेरा एक ऑफिस हो। तो क्या होगा, या तो एक तरीका है मैं बैंगलोर में शिफ्ट हो जाऊं, और अगर मैं बोल रहा हूँ बैंगलोर में भी ऑफिस हो मेरा, तो मतलब मुंबई के अलावा मैं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैंगलोर के अंदर एक एजेंट को यहाँ पर अपॉइंट कर दूंगा, जो मेरे बिहाफ पे ऑफिस में यहाँ पर बैठेगा, क्लाइंट्स लोगों से डील करेगा। तो ये एक और तरीका यहाँ पर हो गया।
फिर आप देखिए, इन मॉडर्न लाइफ इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, ही नीड्स एन एजेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटी. नाउ अ रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी इज कॉमनली विजिबल इन ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. जैसे आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो फॉर रिटेनिंग द सर्विसेज ऑफ अदर प्रोफेशनल, जैसे कि अटर्नी, design professional, software developer, etc. An agent has the potential to perform the contracts on behalf of the principals, and in doing so, he will bind the principal. ये point ध्यान रखना. An agent has a potential to form the contract on behalf of the principal. Okay, on behalf of the principal, and in doing so he will also bind the principal. Now as a result, the relationship of agency is of the trust and confidence, and the agent must perform his activities in the capable on conspicuous manner. मतलब जो उसको मतलब अथॉरिटी दिया गया है, उसी अथॉरिटी के अंदर जिम्मेदारी के साथ उसको ये फॉलो करना पड़ेगा. अब लॉ ऑफ एजेंसी जो है वो यहाँ पर शुरू होता है. तो आप देखो, हु इज एन एजेंट? एजेंट इज बेसिकली अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट, राइट? फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ द थर्ड पर्सन. ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पर्सन से डील करना है, वहां पर ये एजेंट काम आएगा. दूसरा, यहाँ पे द प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन फॉर वूम, द पर्सन फॉर वूम सच एक्ट इज बिंग डन, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजेंट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पर बनेगा प्रिंसिपल. अब टेस्ट ऑफ एजेंसी कैसे आएगा? देखो, टेस्ट ऑफ एजेंसी दो तरीके से आता है. यहाँ पर आप देखो, वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल. अगर वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है तो वो एजेंट है, या फिर he can establish the privity of the contract between the principal and the third party. मतलब वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, तो फिर यह वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एजेंट बन जाएगा. सो इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन affirmative, देन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. ठीक, तो एजेंसी इज अ comprehensive word which is used to describe the relationship between one person and another, where the first mentioned person, ठीक है, brings the second mentioned person into the legal relationship with other. अब ये देखो, रूल ऑफ एजेंसी जो है उसका लीगल मैक्सिम जो है वो ये है, वी फैसित पर एलम फैसित पर से. और इसका क्या मतलब होता है? ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ. तो एजेंट जो कर रहा है, वो आपको याद है चतुर रामालिंगम की स्पीच, तो वहां पर भी क्या था, वो जो हिंदी टीचर था वो यही तो बोल रहा था, बोल वो रहा है पर शब्द मेरे हैं. ठीक है, तो वहां पर लिटरल में यही वाला लीगल मैक्सिम लग जाएगा, ही हु एक्ट थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग, मतलब बेसिकली ही इज एक्टिंग थ्रू एन एजेंट इज बेसिकली एक्टिंग हिमसेल्फ ओनली. अब देखो, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ द एजेंट. सो एजेंट को कौन अपॉइंट करेगा? प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा. और किस मतलब किसको आप एजेंट की तरह अपॉइंट कर सकते हो? द पर्सन शुड बी अ मेजर एंड द पर्सन शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड. खाली उसी को आप यहाँ पे एजेंट की तरह अपॉइंट कर पाओगे. फिर फर्दर अगर आप देखो, हु मे बी द agent. So as between the principal and the third party, any person can become the agent, but no person who is not capable of the majority and sound mind. तो बेसिकली यही जो सेम पॉइंट हमने अभी यहाँ पर देखा. तो आप माइनर को और जो साउंड माइंड वाला नहीं है उसको आप यहाँ पर एजेंट नहीं बना सकते. आप बताओ, इज दिस क्लियर? अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि माइनर अपने पेरेंट्स को क्या बाइंड कर सकता है? आपको याद होगा फाउंडेशन के अंदर आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट्स विथ माइनर, याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? मेरा हॉस्टल वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, मेरे हॉस्टल के सामने जो एक दुकान था, मैं वहां से सामान लेता था. मेरे फादर फिर वहां पर क्या हो गए? वो एजेंट, मतलब वो प्रिंसिपल हो गए, मैं उनका एजेंट हो गया. तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स भी आते हैं. सो
According to section 184 of the act, any person can become the agent, even minor or a person who is of unsound mind may become, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है shall, may become an agent and the principal shall be bound by this act. But there is a rule of caution कि a minor or a person of unsound mind should not be appointed as an agent because he is incompetent to enter into contract. And in case of his misconduct or negligence, the principal shall not be able to proceed against him. तो यहाँ पर देखो, उसको आप एक्सप्रेसली अपॉइंट नहीं कर रहे, वो अपॉइंट होता है बाय द एक्शंस। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा उसके नेग्लिजेंस मिसकंडक्ट से प्रिंसिपल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे है, P अपॉइंट्स Q हु इज अ माइनर टू सेल हिज कार फॉर नॉट लेस देन 2,50,000। नाउ Q sells the car for 2 lakh rupees. Now P will be held bound by the transaction. Further, he will have no right against the Q for claiming the compensation for not obeying the instruction. Why? Because जो माइनर को आपने यहाँ पर अपॉइंट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही void ab initio है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये आया समझ में? देखो, तो इसके लिए पी के लिए अगर आप देखो तो डबल नुकसान है। एक तरफ से तो जो उसका गाड़ी था वो सस्ते में बिक गया, 50,000 का वहां पर नुकसान। और दूसरा, वो ये नुकसान क्यू से रिकवर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब क्यू से रिकवर करेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई क्यू तो एक माइनर है, माइनर को आपने कैसे अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। और लॉ ऑफ एजेंसी के अंदर ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये इसीलिए सेक्शन 185 मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था, that consideration is not necessary. So no consideration is necessary to create an agency. तो यहाँ पर बिना consideration के भी आप agency को create कर सकते हो। फिर देखिए क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे निकल सकता है, ये देखो, इट कैन बी बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, जिसमें आप वर्ड्स को यूज करोगे, आइदर इट विल बी अ रिटन और स्पोकन, ये आपका आ सकता है। इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है, नेसेसिटी हो सकता है, एस्टोपल दैट इज होल्डिंग आउट, एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। अलग अलग पॉइंट। मैं धवल को अपना एजेंट अपॉइंट करता हूँ और बोल के अपॉइंट करता हूँ, तो ये हो गया स्पोकन। मैं धवल को एजेंट अपॉइंट करता हूँ और एक पेपर पे एग्जीक्यूट करके ये करता हूँ, तो यह हो गया रिटन। मैं धवल को एजेंट अपॉइंट करता हूँ बाय माय एक्शंस, ठीक है, थर्ड पार्टी, यहाँ पर मैं अपने एक्शंस के थ्रू उसको अपॉइंट कर देता हूँ, तो ये हो गया बाय इम्प्लाइड। नेसेसिटी मतलब सिचुएशन ऐसा आ गया जहां पर मेरे को धवल को बोलना पड़ा, चलो कोई बात नहीं, यू एक्ट ऑन माय बिहाफ, तो दिस इज बाय नेसेसिटी। एक होता है बाय होल्डिंग आउट। धवल ने क्या किया, ऐसे बिहेव किया सबके सामने कि धवल मेरा एजेंट है, मैंने वहां पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना हाँ बोला ना बोला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धवल ने यहाँ पे सबके सामने बिहेव किया कि वो मेरा एजेंट है और मैं चुपचाप था, तो हियर आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो बाय होल्डिंग आउट ही इज माय एजेंट। एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन का मतलब आप एजेंट बने, आपने एक्टिविटीज करी, जबकि मैंने आपको अपॉइंट नहीं किया था, बट बाद में मैंने आपको उसको रेटिफाई कर दिया। तो ये आपके पास मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी है, देख लेना, इसके ऊपर हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले। फिर देखिए, दिस अथॉरिटी कैन बी एक्सप्रेस और sorry, started sneezing. Anyway, this authority can be again express or it can be implied। जब आप यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हो तो एक्सप्रेस में क्या हो जाएगा, when it is by using the words, और जो कि स्पोकन या रिटन दोनों ही हो सकता है। सो ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ही हैज अ हाउस इन कोलकाता, ए ऑथराइजेस बी अंडर द पावर ऑफ अटर्नी, तो ये तो राइटिंग में हो गया, एज अ केयर टेकर। If a customer of a bank wishes to transact his banking business through the agent, the bank will require a written evidence of the appointment of this and normally will ask to see the registered power of attorney appointing the agent। तो ये भी हो जाता है राइटिंग के अंदर। और ओरली मतलब जब आप वहां पे बात करते हो, वो बागा ने
ये नट्टू काका ने बाघा को जब अपॉइंट किया तो वो क्या हो गया, एक तरीके से एजेंट की तरह अपॉइंट किया और ओरली अपॉइंट कर दिया वहां पे। फिर आप देखिए इम्प्लाइड अथॉरिटी आ जाता है आपके पास। अब देखो एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी तरीके से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड्स यूज नहीं हो रहे। सो इट इज बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, एंड इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द डीलिंग ऑफ द बिजनेस कि आप उसको यहाँ पर अपॉइंट करते हो। सो इफ अ पर्सन रियलाइजेस रेंट एंड गिव्स इट टू द लैंडलॉर्ड, ही इज इम्प्लाइडली एक्ट्स फॉर द लैंडलॉर्ड फॉर द एजेंट। वो फिर हेरा फेरी में नहीं देखते हो, वो अक्षय कुमार वाली एक्ट्रेस, वो क्या है, वो यहाँ पर इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर शी इज द एजेंट। फिर आप देखो ए ओज अ शॉप इन सीलमपुर, living himself in Kolkata, visiting the shop occasionally. The shop is managed by B, and he is in a habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of the shop and paying them out of A's funds with A's knowledge. Now B has a implied authority from A to order goods from B in the name of A for the purpose of the shop. क्या आया आपको समझ में गाइस? इम्प्लाइड अथॉरिटी समझ में आया आपको? राइट, ये वाला पॉइंट हुआ। जैसे आप तारक मेहता में देखो, वो बाघा चेक कलेक्ट करके लाता है सबके लिए, तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके से इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गया। राइट, फिर आप देखो एजेंसी बाय एस्टोपल। तो एस्टोपल में क्या मतलब होता है, होल्डिंग आउट, जिसको हम बोलते हैं कि आपने अपने एक्शंस के थ्रू, तो यू कैन नॉट डिनाई। सो व्हेन वन पर्सन बाय द डिक्लेरेशन acts or does the omission and has intentionally caused or permitted the another person to believe that a thing is to be true and to act upon such belief, he shall not be allowed to deny his previous statement or he shall be stopped to deny from his previous statement or conduct। तो आपने पहले अगर एक्ट किया कि यार मैं तो एजेंट हूं, और अब आप मना नहीं कर सकते कि मैं एजेंट नहीं हूं, क्योंकि आपने थ्रू योर एक्शंस सामने वाले को बिलीव करवा दिया था। तो ये पॉइंट आ जाता है एजेंसी बाय एस्टोपल, ठीक है। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 237 of the Indian Contract Act, an agency by estoppel may be created the when the following essentials are fulfilled। और इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन दिया, ये रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, and the representation must state that agent has the authority to do certain things, जबकि in really he has no authority, ठीक है। the principal must have induced the third party, ये भी आ जाता है, the principal must have induced the third party to do the work। और फिर अगर आप यहाँ पे देखो, the third party must have believed the representation। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ, इज दिस क्लियर? आप सब ने वो मूवी देखी है हंगामा? क्या आप सब ने हंगामा मूवी देखी है? हंगामा मूवी में आप देखते हो, वो शक्ति कपूर को बिलीव करा देता है नौकर, दैट ये बंदा इस घर के मालिक का बेटा है। याद आ रहा है? जबकि वो होता नहीं है और मालिक की भी अथॉरिटी होती नहीं है। तो वो वहां पर क्या हो गया, एस्टोपल, देखते हो। फिर वो नौकर वहां से भाग जाता है, क्यों? क्योंकि नौकर बाद में डिनाई नहीं कर सकता ये बोलते हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शक्ति कपूर शादी क्यों करवाता है, इसी वजह से तो शादी करवाता है कि इतने बड़े घर के बंगले के ओनर का बेटा है, उसके साथ मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो एस्टोपल। अरे समझ में आया गाइस? क्लियर? ये पॉइंट यहां पर आ जाता है। फिर आप देखो, ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर द सेल and gives him the instruction not to sell below the fixed price. C, being ignorant of the B's instruction, enters into a contract with B to buy the goods at a lower price than the reserved price. Now A is bound by the contract. Now A cannot plead that he had given the instruction to B
टू नॉट टू सेल द गुड्स बिलो द सर्टेन प्राइस। क्यों? बिकॉज एन एजेंसी बाय एस्टोपल इज देयर, इट इज डीम्ड बिटवीन ए एंड बी। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर हुआ? यहां पे अगर आप देखो, वो ये नहीं बोल सकता, बेसिकली वो ये नहीं बोल सकता कि ये ट्रांजैक्शन को अवॉइड करो। ऑफ कोर्स वो यहाँ पर ये डैमेजेस जो है वो रिकवर करेगा फ्रॉम द एजेंट, कि वो अथॉरिटी के बियॉन्ड उसने काम किया, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता बी मेरा एजेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने मेरे रिजर्व्ड प्राइस से नीचे वाले प्राइस में बेचा। फिर देखिए, इफ प्रियल द प्रिंसिपल हैज फॉर द सेवरल मंथ्स परमिटेड सुनील टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रसाद and has paid for the goods bought by Sunil. Priyal cannot later on refuse to pay Prasad, who had supplied the goods on credit to Sunil, in the belief that he was Priyal's agent. ये देख रहे हो? In the belief that he was Priyal's agent and was buying the goods on behalf of the Priyal. आप बताओ, this is clear? Why? Because Priyal had stopped from now asserting that Sunil is not his agent, क्योंकि उसने बिलीव करवा दिया था। ये देखो, Priyal permitted the Prasad to believe that Sunil was his agent and Prasad had acted on his behalf. Okay, ये क्लियर हुआ? अब इसी तरह से आता है आपके पास नेसेसिटी वाला पॉइंट। और नेसेसिटी वाले पॉइंट में क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं ड्यू टू सम इमरजेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आप यहाँ पर क्या करते हो, वो एजेंसी को अराइज करते हो। सो इन इमरजेंसी पर्सन इज ऑथराइज्ड। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, अ पर्सन इज ऑथराइज्ड टू डू व्हाट ही कैन नॉट डू इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? ही इज द एजेंट बाय नेसेसिटी। आया समझ में? सो वेयर द एजेंट इज ऑथराइज्ड टू डू सर्टेन एक्ट, while doing such act an emergency arises, he acquires extraordinary or special authority to prevent। ये जनरली क्यों होता है? To prevent his principal from the loss। उस समय हम क्या बोलेंगे? He is agency by agent by necessary। देखो, एक एग्जांपल देता हूं। मैं ट्रांसपोर्ट वाले को एक ट्रक के अंदर फ्रूट्स डाल के देता हूं और उसको मैं बोलता हूं ये ट्रक डिलीवर कर देना अहमदाबाद। ठीक है, अब क्या होता है, रास्ते में ये ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और ये ट्रक का ड्राइवर मुझे बोलता है साहब ये जो फ्रूट्स वगैरह ये पूरा रोड वगैरह पे गिर गया है, मैं क्या करूं? मैं उसको ट्रांसपोर्टर वाले को बोलता हूँ, मैं उस ड्राइवर को बोलता हूँ एक काम कर, वो एप्पल का दुकान रोड के साइड में लगा ले और बेच दे, जितना पैसा आए उतना अपना अच्छा, और जो नहीं आएगा उसका जयराम जी की। अब आप मुझे बताओ, ऐसे केस में ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर मेरा एजेंट कैसे बना? आउट ऑफ नेसेसिटी। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? ये जो ड्राइवर है वो मेरा नेसेसिटी में बना। क्या यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में उसको मैंने राइट दिया था फ्रूट्स को बेचने का? आंसर इज नो। लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, तू बेच दे। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? ये आ जाता है। अब देखो, राजा हैज अ लार्ज फार्म ऑन विच श्याम इज अ केयर टेकर। सो व्हेन राजा इज इन कैनेडा, there is a huge fire on the farm. Now Shyam becomes the agent of Raja in necessity so that he can save the property from being destroyed by the fire. So Raja यहाँ पे principal है, he will be liable for all the expenses जो कि श्याम यहाँ पर क्या करता है? incur करता है। आप बताओ, is this clear? नेक्स्ट आता है रेटिफिकेशन का। तो रेटिफिकेशन के अंदर अपने को पता है, सिंपल सा पॉइंट होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग बट यू स्टिल डू इट, और बाद में उसको हम क्या करते हैं? रेटिफाई करते हैं। तो कुछ चीजें रेटिफाई हो सकती है और कुछ चीजें रेटिफाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वही पॉइंट आता है। अब आप देखो, यहाँ पर रेटिफिकेशन के लिए आप अगर देखोगे, वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट द नॉलेज और विदाउट द अथॉरिटी ही में इलेक्ट। यहां पर ही किसका बात हो रहा है? प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल may elect to ratify
और टू डिसोन द एक्ट। और अगर प्रिंसिपल बोलता है नहीं मैं तो इसको डिसोन करता हूँ, मतलब मैं अग्री नहीं करता, तो इन दैट केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वो रेटिफाई कर दे तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये अप्रूवल हो चुका है। राइट, सो इन सिंपल वर्ड्स, ratification means approving a previous act or transaction which was basically not authorized or which was not allowed। तो ये आ जाता है आपके पास पॉइंट फॉर द एजेंसी बाय ratification। आप बताइए क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ओके okay. तो देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, X, who is Y's agent, has on 10th of January 2020 purchases goods from Z on credit without Y's permission. Now, after the purchase on 20th of January, Y tells X that he will accept responsibility to pay for the purchases, although at the time of purchase, the agent has no authority to buy the goods on credit. Now, Y subsequently, on a statement, via statement, ऑन 20 जनवरी अमाउंट्स टू द रेटिफिकेशन। तो ये जो आपको फर्दर बाद में जब अलाउ कर दिया गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एजेंसी जो कि यहाँ पर रेटिफाई करके आपको पूरा किया गया है। ओके, ये पॉइंट आता है। अब एसेंशियल्स फॉर रेटिफिकेशन क्या हो गया, अब ये रेटिफिकेशन भी सेम वे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। दूसरा अगर आप देखो नॉलेज ऑफ द वैलिड रेटिफिकेशन, तो ये नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड whose knowledge of the fact is materially defective। तो अगर आपने बातें जो है वो इनकम्प्लीट वहां पर पूरा बताया तो उसका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। जैसे A has the authority from P to buy certain goods at the market rate। Now he buys at higher rate but P accepts and purchases it। Afterwards P comes to know that goods are purchased by A for P belong to A himself only। So this ratification is not बाइंडिंग। एक तरीके से तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्रॉड की तरह हो गया। तो मटीरियली डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट आता है इधर। ओके, so if however he alleges that principal is prepared to take the risk for what the purported agent has done, he can choose to ratify without full knowledge of the facts। फिर देखिए इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो देखो ये आपको पहले से भी पता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक बार आप एक्सेप्ट कर लो तो फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, बाद में आप उसको वॉइड नहीं बोल सकते इवन दो उसमें गड़बड़ हो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक बार आपने किसी एक्ट को रेटिफाई कर दिया तो बाद में आप उस चीज के लिए मना नहीं कर सकते कि अरे नहीं 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 ये रेटिफिकेशन मेरे लिए वैलिड नहीं है या मैं इसको नहीं मानता, इसमें तो गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, so the principal cannot ratify the part of the transaction which is beneficial for him and reject the rest। ऐसा नहीं कर सकता, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो पूरा का पूरा रेटिफाई होगा। The principal cannot ratify a part of the transaction which is beneficial to him and reject the rest। ओके, तो एक तो ये पॉइंट है और दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना, एक बार रेटिफाई कर दिया बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता। Now ratification of unauthorized act cannot injure the third person। मतलब देखो यहाँ पर जैसे अगर मैं बताऊं कि अनऑथराइज एक्ट के लिए जिसमें आप थर्ड पर्सन को आप इंजरी कराते हो उसका रेटिफिकेशन आप नहीं कर सकते, ये मेरे लिए बोलने पे किया था या इसने मेरे लिए काम किया था। देखो एन एक्ट विच इज डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट सच पर्सन अथॉरिटी विच इफ डन विद अथॉरिटी would have been the effect of subjecting a third person to the damage or of terminating of any rights or the interest of the third party cannot by ratification be made to have such effect। In other words यहाँ पे देखो, when the interest of the third party is affected the principle of ratification does not apply। सिंपल सा पॉइंट। ऐसे तो मैं किसी का खून करके आ जाऊं और मैं बोलूं मैं खुद खून नहीं कर रहा, मैं तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
हु इज माई प्रिंसिपल, मैं बोल दूंगा रौनक इज माई प्रिंसिपल, रौनक ने मुझे बोला, तो वो वहां पर नहीं चलेगा. सो द रेटिफिकेशन cannot relate back to the date of the contract if the third party has an intervening time at the time acquiring the rights. तो आप सिंपली यहाँ पर ध्यान रखना कि अनऑथराइज्ड एक्ट जिसमें थर्ड पार्टी को इंजरी पहुंचाना हो उसका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता. एग्जाम्पल जैसे आप देखो, ए नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयर टू बाय बी डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी द डिलीवरी ऑफ द चैटल द प्रॉपर्टी ऑफ बी फ्रॉम सी who is in possession of it. So this demand cannot be ratified by B so as to make C liable for the damage for its refusal for deliver. तो ये आ गया, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक तो सबसे पहले तो देखो बी ऑथराइज्ड नहीं है, दूसरा इससे सी को इंजरी पहुंच रहा है. ठीक है, तो ये आपके लिए वैलिड नहीं होगा. एक और देखो, ए होल्ड्स अ लीज from B, which is terminable after 3 years of 3 months of notice. C, unauthorized person gives the notice of termination to A. Now this notice cannot be ratified by B as being binding on A. तो ये आपका नोटिस जो रहेगा ये ratify यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 महीने का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इधर बना हुआ था. फिर देखो ratification within the reasonable time. So जो भी ratification करना है, it has to be done within the reasonable time. Now what is reasonable? That will again depend on the case to case basis. और communication of ratification, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि ये जो एक्शंस है इसको मैं रेटिफाई करता हूँ. वो कम्युनिकेट अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो वैलिड नहीं होगा. एंड एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड. तो जैसे मैंने बताया, वॉइड या इलीगल, कोई अनऑथराइज्ड या जिससे कॉजिंग इंजरी टू द थर्ड पर्सन, उन सब के लिए यहाँ पर आपका नहीं रहेगा. सो एन एक्ट टू बी रेटिफाइड शुड नॉट बी वॉइड और इलीगल. अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सब है, उन सब के लिए आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी नहीं लगा सकते. आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी. तो एजेंट का जो अथॉरिटी रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, देखो एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है कि एजेंट का अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है, प्रिंसिपल डिसाइड करता है. ठीक है, और प्रिंसिपल यहाँ पर क्लियरली बता देता है कि आपका ये काम है. नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस, दिस कैन बी रिटन, दिस कैन बी इम्प्लाइड एज पर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अब देखो, द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट मीन्स हिज कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल to the third party. Okay, the agent can bind the principal only if he acts within the scope of his authority, and the extent of the agent's authority, whether express or implied, is determined by, देखो सबसे पहला, the nature of the act. Okay, then the things which are incidental to the business in the course of business and the usage of the trade. तो किसी के अंदर भी आपका ये चीज पता चल सकता है. और यहाँ पर आप देखो, whatever be the nature and extent of the agent's authority, it will always include the authority to do. मतलब कुछ चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेट कर दिया है, that an agent will always be authorized to do every lawful thing necessary for the purpose of carrying out the business, जो भी आपका काम है, every lawful thing which is justified for the various customs of the trade, and in case of emergency, all such acts for the purpose of protecting the principal from the loss, okay, as will be done by the person of ordinary prudence in his own case under the similar circumstances. Right? अब आप देखो, एजेंट्स अथॉरिटी इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और फिर हमने इमरजेंसी वाला ऑलरेडी हमने देखो ये पढ़ा है. तो एजेंट्स अथॉरिटी इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो यूजुअल में अगर आप देखो तो ही इज अलाउड टू डू एवरी लॉफुल थिंग, जो भी वहां पे बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए जरूरी है. ठीक है, सो ए इज एम्प्लॉयड बाय बी residing in London to recover at Mumbai the debts which are due. So A can adopt any legal process. वो कोर्ट में जा सकता है, वो पुलिस कंप्लेन कर सकता है. क्या वो गुंडों को लेके आ सकता है? आंसर इज नो, वो इलीगल हो जाएगा. सो ही कैन डू एनीथिंग विच इज लीगल and which is necessary for the purpose of recovering the debt, and this will give a valid discharge of the same.
दूसरा आप यहाँ पे और एग्जांपल देखो, ए कॉन्स्टिट्यूट्स बी, ठीक है, एज एस एजेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द शिप बिल्डर। नाउ बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल्स एंड हायर द वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखो, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, ये पॉइंट आपके पास आता है, एजेंट्स अथॉरिटी इन द इमरजेंसी। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट जब भी कोई इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होगा, ठीक है, जब भी कुछ इस तरीके से इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होगा, तो वहां पर एजेंट के पास क्या पावर आ जाएगा या क्या अथॉरिटी आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में फॉरगेट एजेंट, अगर प्रिंसिपल खुद होता तो वो क्या करता, या फिर अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वो क्या करता, वो सारा काम ये कर सकता है। सो एन एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी विल बी to do all such acts of the for the purpose of protecting his principal from the loss as would have been done by the person of ordinary prudence in the similar circumstances। तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर आपके पास आ जाता है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ फॉलोइंग कंडीशंस है जो यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करना होगा। अब इसके अंदर क्या आता है, एन एजेंट शुड नॉट बी इन द पोजिशन और हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल। नेक्स्ट इज, देयर शुड हैव बीन एन एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि एजेंट जो है वो उस पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि वो अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर पाएगा तो जैसा प्रिंसिपल बोलेगा वो वैसा करेगा। तो अब तो फिर वो इमरजेंसी वाला बात, मतलब इवन तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है, बट ही स्टिल एक्टिंग विद इन द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, यस और नो। देन देयर शुड बी एन एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी टू एक्ट प्रॉम्प्टली। तीसरा यहाँ पर ये है कि जो एजेंट है ही इज एक्टिंग बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। और फिर आ जाता है, द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड the most reasonable and the practicable course of action in that particular circumstances, and the agent must have been in the possession of the goods belonging to the principal। तो वो गुड्स प्रिंसिपल के पास नहीं, वो गुड्स किसके पास होने चाहिए, एजेंट्स की कस्टडी में होने चाहिए, एंड दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू टेक द एक्शन। ध्यान रखना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, एन एजेंट हु हैज अथॉरिटी फॉर द सेल ऑफ द गुड्स में रिपेयर इट इफ इट इज नेसेसरी। एक है ना एग्जाम क्वेश्चन कई बार दिखता है, मुझे अब याद नहीं कहां पर मैंने ये क्वेश्चन को देखा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जो प्रिंसिपल है वो ट्रांजिस्टर्स बनाता है, रेडियोस बनाता है, और वो अपने एजेंट को देता है, ठीक है, वो रेडियोस को बेचने के लिए। और उसमें से कुछ रेडियोस जो होते हैं वो रेडियोस खराब हो जाते हैं, या वो ट्रांजिस्टर्स जो रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, उसमें उनको रिपेयर करवाना पड़ता है। अब ये जो इनको रिपेयर करवाना पड़ रहा है, इसका जो खर्चा है वो कौन बेयर करेगा, वो प्रिंसिपल बेयर करेगा। क्यों? एजेंट बोलता है कि अगर मैंने इनको रिपेयर नहीं कराया होता तो ये रेडियोस बिकते नहीं। अब ये रेडियोस को बेचने के लिए मैंने उसको रिपेयर करवाया, कोई भी एक पार्ट खराब हो गया था उसको मैंने रिप्लेस करवाया। अब रिप्लेस करवाने के बाद जो भी पैसा है वो आप मेरे को यहाँ पर पे करोगे। तो ये आएगा, ज्यादातर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेगा इसके लिए, पेरिशेबल गुड्स का, दैट ए कंसाइंस पेरिशेबल गुड्स टू बी एट श्रीनगर with the direction to send them directly to sea at Tamil Nadu. Now, B may sell the goods to any person if they begin to perish before reaching the destination। तो रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तमिलनाडु पहुंचे उससे पहले गुड्स को ले जाकर किसी और को बेच देगा, सो दैट आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिले। आप बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? ओके, चलिए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, सब एजेंट का है। सब एजेंट कैसे होता है, देखो, ये हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे है एजेंट, और एजेंट के नीचे है यहाँ पे सब एजेंट।
आप बताओ, ये क्लियर हुआ? तो सब एजेंट बेसिकली किसका एजेंट है? एजेंट का एजेंट इज सब एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल का सब एजेंट है, बट एजेंट का एजेंट ही है, राइट? तो अब यहां पर क्या आ रहा है? सेम स्टोरी आ रहा है कि व्हेन द एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म द एक्ट्स which he has expressly implied or undertaken to perform personally, unless the ordinary course, custom, or the trade, a sub-agent may, or from the nature of the agency, a sub-agent may be employed। तो आप यहाँ पे सब एजेंट को एम्प्लॉय कर सकते हो। कितनों ने वो मूवी देखा है, अपना सपना मनी मनी? अपना सपना मनी मनी मूवी देखा आपने, राइट? उज्जवल, उसमें अगर आप स्टार्टिंग सीन में याद करो तो वहां पर रहता है ना वो रितेश देशमुख, चौकीदार, बूढ़े चौकीदार के रूप में आता है, और फिर वो चौकीदार लोगों को बोलता है, बोला किसना को मारता है? बोला किसना को क्यों मारता है? बोला किसना हमको बोला तुम सबका चौकीदारी करता है, तुम्हारा चौकीदारी कौन करेगा, इसीलिए मैंने उसको अपना सारा पैसा दे दिया। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में? सब एजेंट। तो वो जितने कोखरी लोग थे वो बाकी लोगों का देखभाल करते थे, लेकिन कोखरी लोगों का देखभाल कौन करेगा? उसके लिए सब एजेंट। आया सिनेरियो? राइट, सो दिस इज व्हाट इज देयर। तो देखो, सब एजेंट बेसिकली क्या होगा? सब एजेंट इज अ person who is employed by and acting under the control of the original agent in the business of agency। तो एजेंट का एजेंट इज सब एजेंट। अब देखो, ये आपके पास रहा एजेंट प्रिंसिपल और ये रहा सब एजेंट। तो एजेंट तो क्या, प्रिंसिपल तो क्या करता है? एजेंट को डेलीगेट करता है वर्क, और एजेंट क्या करता है? इसको फर्दर डेलीगेट करता है। देखो, जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ, दिल्ली में एक कंपनी सेक्रेटरी है विशाल सर, ठीक है? तो आप ये देखो, विशाल सर मेरे को काम डेलीगेट करते हैं, तो ये आ गया मैं, ठीक है? और उसके बाद मैं कई बार वो काम डेलीगेट कर देता हूँ अपने इंटर्न्स को। तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या हो गया? प्रिंसिपल एंड एजेंट, और ये यहाँ पर आ गया इंटर्न्स। आप बताओ, ये आपको समझा कि नहीं? ये सिनेरियो आपको समझा कि नहीं गाइस? क्लियर? राइट, तो ये आप यहाँ पर देखो, इस तरह से वर्क करता है। अब देखो, अब पॉइंट आएगा, मेरे सारी हरकतों के लिए तो विशाल सर रिस्पॉन्सिबल है। अब पॉइंट आ रहा है, जो मेरा इंटर्न गड़बड़ करता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, विशाल सर रिस्पॉन्सिबल है, या दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है? वो पॉइंट यहाँ पर आता है। तो अब इसी का एनालिसिस यहाँ पे हम देखेंगे। तो सब एजेंट रेफर्स टू द केस वेयर एन एजेंट अपॉइंट्स अनदर एजेंट, ठीक है? And the appointment of sub-agent is not lawful because the agent is a delegate and a delegate further cannot delegate। तो ये एक पॉइंट आता है, बट विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल ये काम हो सकता है, ठीक है? देखो देखो, सो आप ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ। द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट लॉफुल बिकॉज अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। बट यहाँ पर क्या है, आपके कुछ एक्सेप्शंस है। ये एग्जाम क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या बताया हुआ है? द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट वुड बी वैलिड इफ द टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कॉन्टेम्पलेटेड इट। तो मेरा विशाल सर के अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ये काम मैं किसी और से करवा सकता हूँ, तो ये आपके लिए वैलिड हो जाएगा। दूसरा है कस्टम ऑफ ट्रेड। अब देखो, ऑफिस के अंदर सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, लॉयर्स, इनके फॉर्म में क्या होते हैं? जूनियर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, जो बेसिकली ये सब काम को करते हैं। तो इफ इट इज इन द कस्टम ऑफ द ट्रेड तो वो भी यहाँ पर चलेगा। फिर आता है कुछ अनफोर्सीन इमरजेंसी। तो अगर कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी हो गया, तो जिसको काम फर्दर डेलीगेट किया हुआ है वही ये काम यहाँ पर कर देगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? फिर वो बता रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल बाय
सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, वो यहाँ पर बता रहे हैं, देखो द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर बात हो रहा है विशाल सर का। विशाल सर इज बाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट विच इज डन बाय सब एजेंट इफ ही वर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर आप देखो सिनेरियो कैसे रहता है कि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यहाँ पर जो मेरा इंटर्न है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे को विशाल सर को, यहाँ पर उस हिसाब से आता है। सो द प्रिंसिपल वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, ठीक है, द प्रिंसिपल इज बाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स विच आर डन बाय द सब एजेंट, और वो उसी तरह से होंगे एज इफ ये सारा काम किसने किया है, मैंने किया है, या फिर मेरे इंटर्न को किसने अपॉइंट किया है, विशाल सर ने ही अपॉइंट किया है। डज दिस लाइन मेक सेंस? डज दिस लाइन मेक सेंस ये वाला? ओके फिर आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट आता है एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एजेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। तो प्रिंसिपल तो खुद रिस्पॉन्सिबल है ही, बट कल को मेरा इंटर्न अगर कुछ गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से विशाल सर को नुकसान होता है, तो भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फ्रॉड और विलिंगफुली फ्रॉड। विशाल सर क्या मेरे एजेंट से, मतलब मेरे इंटर्न से कुछ रिकवर कर सकते हैं? नहीं। देखो मेरा इंटर्न विशाल सर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, मेरा एजेंट जो है, मेरा जो इंटर्न है, वो विशाल सर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे आरओसी के अंदर जाना है, ठीक है, कोई काम है आरओसी के अंदर, विशाल सर ने बोला आनंद ये मुंबई आरओसी का काम है, तू जाके देख लियो। मैं बोला ठीक है सर मैं चला जाऊंगा, पर मैं किसी वजह से नहीं जा पा रहा, तो मैं बोलता हूँ सर मेरा जो इंटर्न है या मेरा जो फर्स्ट ईयर एसोसिएट है वो जाके यहाँ पे काम देख लेगा। तो ठीक है भाई, जो फर्स्ट ईयर एसोसिएट है वो जाके यहाँ पे काम देखता है, और विशाल सर के लिए वहां पर वो जाता है। तो जब वो मुंबई आरओसी में जाएगा तो वो क्या बोलेगा, मैं आनंद सर की तरफ से आया हूँ या मैं विशाल सर की तरफ से आया हूँ? वो बोलेगा मैं विशाल सर की तरफ से आया हूँ, है कि नहीं, वो उनके फर्म का नाम लेगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो विशाल सर मेरे इंटर्न को नहीं पकड़ सकते। मेरा इंटर्न क्या बोलेगा, विशाल सर मैं आपको नहीं जानता, ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो किसकी वजह से कर रहा हूँ, आनंद सर की वजह से कर रहा हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो यहाँ पर वही वाला पॉइंट आ गया दैट द सब एजेंट्स लाइबिलिटी टू द प्रिंसिपल। तो सब एजेंट इज लाइबल फॉर द एक्ट्स टू हिज एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल। बट हाँ अगर उसने कुछ फ्रॉड किया, जानबूझकर कुछ गलत किया, तो प्रिंसिपल फिर विशाल सर पकड़ के इसको कूटेंगे और ये पिटेगा भी। आप बताओ इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला? ओके अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि एजेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जब आपने सब एजेंट को अपॉइंट किया है विदाउट द अथॉरिटी। मतलब विशाल सर ने मुझे अथॉरिटी दी नहीं है, पर फिर भी मैंने अपने एक इंटर्न को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया उनके काम के लिए। तो अब एजेंट वहां पर क्या रहेगा, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू द प्रिंसिपल फॉर ऑल द वर्क्स विच आर डन, नॉट जस्ट टू द प्रिंसिपल बट ऑल्सो टू द थर्ड पार्टी। तो द एजेंट स्टैंड्स responsible for the acts which are done by the sub agent to both the principal as well as the third party. Now, the principal is not represented by or responsible for the acts, okay, of sub agent, and the sub agent is not responsible to the principal at all. तो वहां पर उन दोनों का तो कोई रिलेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहेगा ही नहीं। अब एग्जाम्पल आप देख लो। सो यहाँ पर एनालिसिस में बताया कि जब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, सो ए अ कैरियर अग्रीज टू कैरी 60 kgs ऑफ कॉटन वेस्ट फ्रॉम मोरवी टू भावनगर बाय ट्रक। ए आस्क बी another carrier to carry the goods. The goods were damaged in the transit. Held that A was liable even though it was proved that B was the carrier. क्यों? क्योंकि ए वहां पर एजेंट था और बी उसका सब एजेंट था, तो ए यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में आ गया। एंड इन केस द एजेंट इज बीइंग अपॉइंटेड विदाउट सच अथॉरिटी, तो बाय डिफॉल्ट फिर वहां पर
जो एजेंट है, द एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट टू both sorry, to both the principal as well as the third party. अब अगर आप देखो यहां पर आता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का क्या मतलब होता है? जब एक तो सबसे पहले ये देख लेना कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है दे आर नॉट सब एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का मतलब जब आप खुद ही किसी और को अपॉइंट कर दो उस ओरिजिनल एजेंट की जगह। अब कौन अपॉइंट करता है? दिस इज प्रिंसिपल। सो वेयर द पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द एजेंट to the act of the principal, to act for the principal in the business of agency with the knowledge and consent of the principal. So they are also the agent of the principal. तो ये आ गया आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का रिलेशन भी कैसा रहेगा? सेम। देखो जैसे ए डायरेक्ट्स बी हिज सॉलिसिटर टू सेल हिज estate by an auction and to employ an auctioneer for the purpose. B names C, an auctioneer, to conduct the sale. Now C is no sub-agent, but A is agent for the conduct of sale. देखो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, उसने मेरे एक फ्रेंड को अप्रोच किया, रवि, और उसको बोला कि देखो ये एक पर्टिकुलर काम आया है, ये तू कर देगा क्या? रवि ने बोला देखो ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं ये काम किसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आनंद को दे रहा हूँ, वो ये काम कर सकता है, ये उसका फील्ड ऑफ वर्क है, वो ये काम कर सकता है। नाउ एम आई सब एजेंट? क्या मैं सब एजेंट हूं? आंसर इज नो। क्लाइंट नो डाउट प्रिंसिपल है, रवि का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा और मैं यहाँ पर हो जाऊंगा एजेंट। आया आपको समझ में? कैन यू अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कॉन्सेप्ट? तो जो रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है वो मेरा क्लाइंट के साथ कैसा रहेगा? एग्जैक्टली प्रिंसिपल टू एजेंट वाला रिलेशनशिप रहेगा। ओके, अब देखो, so where an agent holding an express or implied authority in the name of another to act for the principal in the business of agency has named another person accordingly. Such person is not sub-agent but the agent of the principal for such part of the business of the agency as entrusted. तो ये सेम आ गया। A authorizes B, a merchant in Kolkata, to recover the money due to A from C and company. Now B instructs D to take the legal proceedings for the recovery. Now D is not a sub agent, but D is a solicitor for the A. Now agent's duty in naming such person. एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी एजेंट होगा, ठीक है, इन सेलेक्टिंग फॉर द एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would do. See, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप जो कुछ भी करोगे उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके हरकतें कर दो। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? एजेंट आपकी ड्यूटी है कि आपको सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन अप्लाई करना है जैसे एक समझदार इंसान वहां पर लगाए अपने खुद के केस में। राइट, तो ये पॉइंट आता है। करेक्ट। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है वेस्टेजेस और के अंदर, केटरिंग और के अंदर, जैसे कई बार देखते हैं, बोला वेस्टेज करते हो, चीजों को एक्सेस लगाते हो, तो वहां पर वही बोलते हैं ना, अबे खुद का अगर घर का प्रोग्राम होता तो तुम क्या इस तरह से वेस्टेज करते? नहीं ना, तब तो तमीज से ही काम करते। तो अभी भी वैसे ही तमीज से काम करो। सिंपल पॉइंट ये वाला आ गया। ओके, ये पॉइंट आ गया समझ में? एंड अगर and if he does this, he is not responsible to the principal for the acts of negligence of the agent so selected.
हाँ, उस प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो प्रिंसिपल के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो नेग्लिजेंट होता है, विलफुली कुछ गड़बड़ करता है, तो फिर वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए, ए इंस्ट्रक्ट्स बी अ मर्चेंट to buy a ship for him. Now, B employs a ship surveyor for good reputation to choose the ship for A. The surveyor makes the choice negligently. तो देख रहे हो, ये जो सर्वेयर है उसने नेग्लिजेंटली काम किया, और ये जो शिप है दिस टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी और इन इट इज लॉस्ट, मतलब ये समुंदर में चलने लायक था नहीं और ये हो गया लॉस्ट। तो आप क्या बोलोगे? बी इज नॉट, मतलब बेसिकली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ए, राइट? मतलब बी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ए क्योंकि उसने नेग्लिजेंटली ये काम किया। अब ए कंसाइंस गुड्स टू बी अ मर्चेंट फॉर सेल, बी इन द ड्यू कोर्स employs an auctioneer in goods in good credit to sell the goods to A and allows the auctioneer to receive the proceeds of the sale. The auctioneer afterwards become insolvent without having accounted to the proceeds. Now B is not responsible to A for the proceeds. Why? क्योंकि अगेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ उसमें था, ठीक है, ये उसको रिकवरी वहां पर कर लेना चाहिए था। अब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट के बीच का डिफरेंस है, ये मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग इसको एक बार अपने आप इसको रीड कर लेना ताकि समझ सको। इसमें कुछ वैसा टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे है नहीं। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर आता है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एजेंट। तो ये सारे आपको यहाँ पर ड्यूटीज दिए हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, इट इज द ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट। मैंडेट का क्या मतलब होता है? जो काम आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर अच्छे से करोगे। तो देखो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द एजेंट इज टू कैरी आउट द मैंडेट फॉर हिज और ऑफ हिज प्रिंसिपल। ही शुड परफॉर्म द वर्क ऑफ विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। और अगर वो ये काम नहीं करता देन ही इज एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस which will be incurred by the principal. तो पन्ना लाल जानकी दास वर्सेस मोहनलाल वाले केस में था, a commission agent purchased goods for his principal and stored them in godown pending for their dispatch. The agent was under the instruction to insure them. He actually charged a premium for the insurance but failed to insure the goods. ये देख रहे हो आप, the goods were lost by an explosion in the Bombay harbor. The agent was held responsible to compensate the principal for his loss minus the amount which is received under the Bombay Explosion Compensation Ordinance 1944. तो जो सरकार की तरफ से आपको कॉम्पनसेशन मिला उसको आप माइनस कर दो, उसके अलावा जो भी उनका नुकसान हुआ है गुड्स का, उसकी पूरी की पूरी भरपाई कौन करेगा? एजेंट करेगा। नेक्स्ट आप देखो, इट इज द ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और द कस्टम्स। तो यहाँ पर वही सेम पॉइंट आता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं आप उसको फुलफिल करोगे, और अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो और फिर अगर कुछ लॉस होता है, इट इज योर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। देखो, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस व्हिच इज गिवन बाय द प्रिंसिपल, and in the absence of such directions according to the customs which prevail in doing the business of the same kind at the place where the agent conducts such business. Now, where the agent acts otherwise and any loss is sustained by the principal, he must indemnify him, and if there is any profit, he must account for it. ये पॉइंट आता है, ये चीज आप देख लेना। इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगर उसकी वजह से कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एजेंट। लेकिन अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट वो किसको देगा? वो अपने प्रिंसिपल को लाकर देगा। और अगर वो अपने प्रिंसिपल को वो प्रॉफिट लाकर नहीं देता तो फिर उसकी ड्यूटी, मतलब बेसिकली वो फ्रॉड वाला केस हो जाएगा
एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। फिर देखिए, ए एन एजेंट इज एंगेज्ड फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ बी in which it is a custom to invest money at hand for interest. Now A omits to make such investments. Now he must indemnify the B for the losses, that is the loss of interest. फिर देखिए, B a broker in the business is not, it is not in the custom to sell on credit, but he still sells the goods on credit to C, and C पेमेंट करे उससे पहले इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो अब यहाँ पर बी जो एजेंट है, ही विल हैव टू इंडेमनीफाई द लॉसेस। आया समझ में गाइस? ये आया समझ में? ये सारे जो एक्ट्स है ना, ये जो सारे एग्जांपल्स आप देख रहे हो, ये सारे एग्जांपल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिलेंगे। देखो मैं आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओपन करता हूँ। अगर आप देखो, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है। ये देखो, ये बेयर एक्ट के अंदर सारे एग्जाम्पल्स है। जितने पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये देखो, ये दिख रहा है, बी एम्प्लॉयज सर्वेयर, ये दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स है आपका, ऑल दीज एग्जाम्पल्स। ये देखो, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। देख रहे हो बेयर एक्ट के, ये जितने आप इंश्योरेंस यहाँ पर देखोगे, ये सब आपको मिल जाएगा, सारे के सारे। ठीक, फिर देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। तो आप देखो, एज पर सेक्शन 212, अब देखो 212 भी अभी हम यहाँ पर थे, ये दिख रहा है 212, ये बेयर एक्ट और ये इलस्ट्रेशन। यहाँ पर देखो, ये बेयर एक्ट और ये देखो, ये सारे इलस्ट्रेशन, ये दिख रहा है। अ मर्चेंट इन इंग्लैंड, इंश्योरेंस ब्रोकर, अ एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, अ मर्चेंट इन कोलकाता। ये देखो, अ मर्चेंट इन कैलकाटा, एन एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस ब्रोकर, मर्चेंट इन इंग्लैंड। सेम पॉइंट आपके पास यहाँ पे बेयर एक्ट ही है। ठीक, देखो मॉड्यूल भी आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ा रहा है। रीजन बीइंग, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं। तो अब देखो, according to section 212, an agent is bound to conduct the business of the principal with much skill as is generally possessed by the person engaged in similar business unless the principal has the notice of his want or skill. अब देखो, the agent is always bound to act with reasonable diligence and use his skill as he possesses, and to make the compensation to the principal in respect of the direct consequence of his own neglect or want of skill or misconduct, but not in respect of the damages which are indirectly or remotely caused by such neglect or want of such skill और misconduct. तो अगर कोई चीज है जिसमें आपको कुछ हुनर का जरूरत है काम करने का, आपके पास, आप वो नॉर्मल काम कर रहे हो, अब उसमें कुछ मिसकंडक्ट होता है, कुछ नेग्लिजेंट आप होते हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज लॉसेस। देखो जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आता है आपके पास अ मर्चेंट, ठीक है, इन कोलकाता, ए अ मर्चेंट इन कोलकाता हैज एन एजेंट बी इन लंडन टू whom a sum of money is to be paid on account of on A's account with orders to remit, बट बी क्या करता है, बी ये पैसे को रिटेन करके रखता है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। अब इसकी वजह से क्या होता है, ए को पैसा नहीं मिलता और ए बन जाता है इंसॉल्वेंट। अब इस केस में बी जो है वो लायबल होगा, वो लायबल होगा नॉट जस्ट फॉर दिस मनी बट ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट फ्रॉम द डे जिस दिन से उसको ये पे कर देना चाहिए था एट अ यूजुअल रेट, एंड जब तक वो आप उसका फाइनल पेमेंट यहाँ पर नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर कोई और रिमोट लॉस है, वो बोलेगा ये पैसा नहीं आया, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, तो वो रिमोट लॉसेस के लिए पे नहीं करेगा। इसके अलावा कोलकाता से पैसा लंदन जाना है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर लॉसेस हुआ उसके लिए भी वो यहाँ पर उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, A, an agent for the sale of goods having authority to sell on credit, sells to B on credit without making proper and usual inquiries as to the solvency of B.
Now B at the time of sale is insolvent. Now A must compensate his principal for the loss which is sustained by him. Okay? क्यों? क्योंकि आपको जब गुड्स आपने बेचा तो आपको प्रॉपर, ये दिख रहा है आपको, इट इज रीजनेबल केयर एंड स्किल। तो आपको ध्यान रखना चाहिए था जब आप इस गुड्स को बेच रहे थे, जिसको आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, क्या वो पे करने की क्षमता है उसमें, क्या वो पेमेंट टाइम पे करेगा। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, अब आप यहाँ पर क्या हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। फिर देखो, ए एंड इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयज बी टू द इफेक्ट एंड इंश्योरेंस ऑन अ शिप एंड omits to see that usual clauses are inserted in the policy. The ship is afterwards lost. In the consequence of the omission, nothing can be recovered from the underwriters. और अब यहाँ पे जो एजेंट है वो बाउंड होगा फॉर द लॉसेस। अब देखो, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मेरी डॉटर का अभी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, मतलब मेरा और मेरी वाइफ का जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसी के अंदर मैंने डॉटर का नाम ऐड करवाया। तो उसने मेरे को बोला था आपको 5,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। जो ब्रोकर था उसको 5,000 रुपये मैंने दे दिए, मेरे अकाउंट से ये 5,000 रुपया डेबिट हो गया और ये 5,000 रुपया कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। फिर मेरे को इस ब्रोकर ने बोला कि सर आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसको मैंने बर्थ सर्टिफिकेट ईमेल किया है, बट इस गधे ने ये बर्थ सर्टिफिकेट इधर ईमेल नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी ने अभी तक मेरी डॉटर का नाम हेल्थ पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं किया है। ना कल को अगर कुछ ऐसा हो कि मुझे हेल्थ पॉलिसी का यूज लेना पड़े, तो ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो मना कर देगा, वो बोलेगा कि देखो आपके डॉटर का नाम यहाँ पे एडेड नहीं है। क्यों एडेड नहीं है? क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला। नाउ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस? हियर द ब्रोकर विल बी रिस्पॉन्सिबल। जो इंश्योरेंस ब्रोकर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑल द हॉस्पिटल बिल्स। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला पॉइंट? क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर जो स्किल लगाना था वो यहाँ पर उसने नहीं लगाया। ये क्लियर हुआ आपको? बेसिक, बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया। अब फर्दर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आता है एग्जाम्पल नंबर 29। ए अ मर्चेंट इन इंग्लैंड डायरेक्ट्स द बी हिज एजेंट एट मुंबई हु एक्सेप्ट्स द एजेंसी to send him 100 bales of cotton. Sir, the whole bill amount or the amount up to which the claim would be approved. वो पूरा अमाउंट मेरे को पे करेगा जो इंश्योरेंस कंपनी पे करता, वो पूरा का पूरा अमाउंट वो पे करेगा। ओके, चलिए आगे देखो। A, a merchant in England directs B, his agent at Mumbai, who accepts the agency to sell him 100 bales of cotton by certain ship. Now B, having it in power to send the cotton, omits to do so. The ship arrives safely in England. Now soon after her arrival, the piece of cotton rises. B is bound to make to जो price है कॉटन का वो बढ़ जाता है। Now B is bound to make good to A the profit which he might have made by 100 bales of cotton at the time when the ship was arrived, but has not made because of the subsequent rise. तो जिस दिन वो पहुंच जाता उस दिन जो पैसा वो कमाता वो ठीक है, अब उसके बाद जो भी प्राइस राइज हो रहा है उसके लिए वो यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। Then it is the agent's duty to communicate with the principal due to avoid of conflict of interest, मतलब it is his duty not to deal in his own account। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। अगर इसको हम बोलते हैं बेसिकली सीक्रेट प्रॉफिट, सो द एजेंट कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट। द एजेंट कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ये आपको सिंपल पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है।
अगर आप सीक्रेट प्रॉफिट करोगे तो गड़बड़ है। ये वही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द एजेंट डील्स इन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, देन इन दैट केस उसको जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हुआ है वो सब उसको क्या देना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल को देना होगा। देखो जैसे ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज estate, बी बाइज द estate फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ सी। जब ए को इसके बारे में पता चलेगा तो बी हैज बॉट द estate फॉर हिमसेल्फ, he can repudiate the sale, and if he can show that B has dishonestly concealed and any material fact, तो और या फिर ये जो सेल है वो डिसएडवांटेजियस है, तो ये आ जाएगा। सेम वे ए डायरेक्ट्स द बी टू सेल एज estate, बी ऑन लुकिंग ओवर द estate बिफोर सेलिंग, उसको पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, देयर इज अ माइन, जो कि ए को नहीं पता। B informs A that he wishes to buy the estate for himself, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इसके अंदर माइन है। ए अलाउ कर देता है बी को, बोलता है चलो तुम इसको परचेज कर लो, इन द इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन माइन। अब जैसे ही ए को इस बारे में पता चलेगा कि उसने इस तरह से लिया, ही मे रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और ही कैन एक्सेप्ट द सेल एट दिस ऑप्शन। तो ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 31। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? ओके फिर आप देखो, प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय द एजेंट डीलिंग ऑन हिज अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 216, इफ एन एजेंट without the knowledge of the principal deals in the business of the agency on his own account and on account instead of account of the principal is entitled to claim from the agent any benefit which has resulted from that transaction. So A directs B, his agent, to buy certain house from him. B tells A it cannot be brought and buys the house for himself. Now A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at a price which he gave for it. ये पॉइंट आपके पास आ जाता है, और ऐसा कई बार देखने को मिलता भी है। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होता है वो हमें बोलता है कि सपोज करो ऑडिट रिपोर्ट निकाल रहे। ऑडिट रिपोर्ट तो देखो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना एक ऑडिटर होता है, बट सपोज करो यहाँ पर मेरे को बोलता है कि ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, ये आप निकाल दो, ये रिपोर्ट आप निकाल दो। तो वो एक रिपोर्ट निकालने के लिए जब मेरे को बोलता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है ये रिपोर्ट मैं, ये क्लाइंट है, ये मैं हूँ। अब हमें एक थर्ड पर्सन का और जरूरत है, जैसे एक वैल्यूअर का जरूरत है, तो वो बोलता है वैल्यूएशन आप करवा देना। अब वैल्यूअर बोलता है कि इसका प्राइस लगेगा 50,000 रुपीज। मैं बोलता हूँ अच्छा आप एक काम करो, आप क्लाइंट को बोल देना कि इसका पैसा लगेगा 70,000 रुपया और 20,000 रुपया आप मेरे को इनडायरेक्टली यहाँ पर दे देना। तो ये अगर क्लाइंट को पता चले तो ये 20K रुपीज आई विल हैव टू गिव इट बैक टू द क्लाइंट। मेरे को जज मत करना, मैं ये हरकतें नहीं करता, बट जनरली इस तरह से वैल्यूअर लोग, या आप किसी भी इस तरह से बात करोगे एजेंसी और से, तो वो आपको ऐसे बोलेंगे कि अच्छा क्लाइंट को कितना बताना है। तो मेरा तो वही रहता है कि क्लाइंट को वही सेम बता दो, सेम पॉइंट जो भी आपका प्राइस है वो आप बता दो, सीधा इसका जो मेल आता है वही मेल इसको फॉरवर्ड कर दो, या फिर मैं इनको बोलता हूँ आप इनको सीधा मेल कर दो, या आपस में आप डील करो, मेरे को बीच में नहीं पड़ना है, राइट। बट अगर इस तरह से करके आप करते हो तो अगेन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट, राइट। इट इज सिमिलर, हाँ पार्टनरशिप के अंदर भी तो ऐसा ही है कि आपको नहीं करना। सेम वे देखो ये आ गया सीक्रेट प्रॉफिट, यू शुड नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट अगर आप लेके आते हो, एंड सीक्रेट प्रॉफिट इज व्हाट, ओवर एंड अबव हिज अग्रीड रेम्युनरेशन, राइट। उसका ड्यूटी है टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, ठीक है। देन ड्यूटी उसको डेलीगेट नहीं करना, इसीलिए ये बताया था कि सब एजेंट को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट। तो अनटिल एंड अनलेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कस्टम आपका है, या फिर आप यहाँ पे प्रिंसिपल के कंसेंट से काम नहीं कर रहे हो, तब तक आपको बताया हुआ है आप ये नहीं कर सकते, किसी और को इस तरह से अपॉइंट वहां पर नहीं कर सकते। अ डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट, ओके।
फिर देखो, एन एजेंट्स ड्यूटी इज टू पे ऑल द सम्स विच आर रिसीव फॉर द प्रिंसिपल। बहुत बेसिक पॉइंट्स है। इट इज ड्यूटी नॉट टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल टू एनी थर्ड पार्टी। ये सब इसके ड्यूटीज है यहाँ। ठीक। फिर आ जाता है राइट्स ऑफ द एजेंट। राइट्स ऑफ द एजेंट हम कल शुरू करते हैं, और राइट्स ऑफ एजेंट कंप्लीट करते ही हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के PYQ को भी हिट कर देंगे, और हमारा कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय। हालांकि मैं इसको आज भी लेके फिनिश कर सकता हूँ, बट ड्यू टू द रनिंग नोज आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।